हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर कल्चरल चेंज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्टली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संस्कृताइजेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा था एंड आई होप अब आप लोग संस्कृताइजेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आपको सारा कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करेंगे टर्म की डीसंस्कृताइजेशन। देखिए, संस्कृताइजेशन का ना होना, संस्कृताइजेशन का मतलब हमने क्या देखा था, जब एक लोअर कास्ट अपर कास्ट के ट्रेड्स को कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो डीसंस्कृताइजेशन मतलब हो गया संस्कृताइजेशन का प्रेजेंट ना होना। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी एक जगह है, यहाँ पे लोअर कास्ट मैं कह सकती हूँ या फिर ऐसी कास्ट के लोग जो नॉन सांस्कृतिक है, जो बेसिकली लोअर कास्ट ही बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं। जब ये डोमिनेंट पोजीशन पे है तो अपर कास्ट कैसे डोमिनेट करेगी उस एरिया को। तो ये जब कंसेप्ट होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम डीसंस्कृताइजेशन कहते हैं। तो क्या हो गया, मतलब इन रीजन्स वेयर, ऐसे एरियाओं में जहां पे नॉन सांस्कृतिक कास्ट वर डोमिनेंट, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे एरिया में इन कास्ट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, अब आपको कहने को कास्ट हायरार्की में सबसे टॉप पे ब्राह्मण है, लेकिन मान लीजिए इस एरिया में ब्राह्मण्स के 2 ही घर हैं, बाकी सब यहाँ पे राजपूत हैं, तो डोमिनेंसी किसकी चलेगी, राजपूत की चलेगी। तो दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में यहाँ पे एक टर्म लाइन्स यूज हुई है, कुछ कोड टाइप आप कह सकते हो, ये लाइन को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे कुमुद पावड़े की एक ऑटोबायोग्राफी है जिनमें इन्होंने क्या कहा है, पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे कि ये क्या है, बेसिकली क्या कहना चाह रही है यहाँ पे। द रिजल्ट इज दैट ऑल्दो आई ट्राई टू फॉरगेट माई कास्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, एंड देन आई रिमेंबर एन एक्सप्रेशन आई हेयर समवेयर, what comes by birth but cannot be cast off by dying, that is caste। वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पे कि बेसिकली मैं कितना भी अपनी कास्ट को भूलना चाहूँ लेकिन मैं अपनी कास्ट को भूल ही नहीं सकती हूँ। और फिर मुझे ध्यान आता है कि मैंने एक एक्सप्रेशन, मैंने कहीं कुछ इस तरीके का सुना था कि जो भी व्हाट कम्स बाय बर्थ, की वो चीज बर्थ से पैदा होते ही आ जाती है और मरने के बाद भी हमसे अलग नहीं होती है। क्या, कास्ट। पैदा होते ही हमें पता चल जाता है कि वी बिलोंग टू विच कास्ट, और हमारे मरने के बाद भी ये कास्ट जो है हमसे अलग नहीं होती। अगर आपने क्लास 11th में डिटेल में कास्ट और क्लास का कंसेप्ट पढ़ा हो तो हमने देखा था कि कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती है। कास्ट हायरार्की में ऐसा नहीं होता कि आप पर्टिकुलर ब्राह्मण हो तो आप शूद्रास बन जाओगे, आप शूद्रास हो तो आप वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण्स बन जाओगे, ठीक है। बट क्लास कैन बी चेंज। एक पर्सन लोअर इनकम ग्रुप से अपर इनकम ग्रुप पे जा सकता है, वहीं एक अपर इनकम ग्रुप वाला लोअर इनकम ग्रुप पे आ सकता है। तो क्लास कैन बी चेंज बट कास्ट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप लोग देखिए सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी वर्ड प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी आ जाए तो आपके दिमाग में सीधा सीधा एग्जाम्पल आ जाना चाहिए कास्ट सिस्टम का। हमारे दिमाग में सिंपल क्या आ जाना चाहिए, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम होता है प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी से रिलेटेड। पोल्यूशन क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट है, पोल्यूशन एंड प्योरिटी से बोला गया कि लोअर कास्ट है, ये जनरली क्या है, इनको पोल्यूशन क्रिएट किया, कि ये पोल्यूशन क्रिएट करती है। पोल्यूशन मतलब धुआं नहीं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन मतलब गंदगी से यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो पोल्यूशन और प्योरिटी मतलब अपर कास्ट को जनरली प्योर माना गया। तो ये पोल्यूशन और प्योरिटी का कंसेप्ट कहीं से भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों को सोशियोलॉजी में डिटेल में बताया गया है, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने व्यूज दिए हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी हमें। तो ये संस्कृताइजेशन के कुछ और बेसिक टॉपिक थे जो उससे रिलेटेड थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने आज के नए टॉपिक की, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन में एक वर्ड है वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब जो चीज वेस्ट से बिलोंग करती है। अब वेस्ट की मैं बात करूं तो वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखूं तो वेस्ट क्या है, वर्ल्ड के लेवल पे वेस्ट है अमेरिका, वर्ल्ड के लेवल पे वेस्ट में जाती है मतलब थोड़ा बहुत यूरोप। आपको पता है ब्रिटिशर ने हम पे क्या करा है, ब्रिटिशर की कॉलोनी था इंडिया। तो इतने टाइम तक जब कोई हम पे राज कर रहा होता है या नहीं भी राज कर रहा, हमारे साथ रह रहा है ना, तो उसके बहुत से ट्रेड्स हम पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो घर पे कोई घूमने आ जाए, ठीक है, मान लो किसी के घर पे उसके कोई रिलेटिव घूमने आए, अब उनके बच्चे हैं, दे हैव वेरी ब्रांडेड कॉस्टली मतलब मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं उनके पास, ठीक है। तो
ऐसे केस में क्या होगा, दे वांट टू ईट पिज्जा, ये सब उनको रेगुलरली खाना पसंद है, रोज में वो ये चीजें खाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप वो ट्रेट फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड दैट। अब आप भी अपने घर में उन चीजों की डिमांड करने लग जाओगे, क्योंकि आप उस चीज से इंप्रेस हो गए, आपको वो चीजें पसंद आने लगी। नाउ यू टू वांट कि आपकी लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें इनकलकेट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही था। वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट भी किसने दिया, एम एन श्रीनिवास ने दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर के आने की वजह से जो भी यहाँ पे अलग अलग चीजों में इंडिया में चेंज आ रहे थे, टेक्नोलॉजी को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके, आइडियोलॉजी को लेके और कुछ वैल्यूज को लेके, जो भी इंडिया में चेंज आ रहे थे, बेसिकली ये सब कंसेप्ट के बारे में वेस्टर्नाइजेशन में बात की गई है। आगे हम लोग एग्जांपल से भी देखेंगे इसको। देखिए, अब बात की जाती है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन एक कंट्री से इन्फ्लुएंस होके भी हो सकता है, एक प्लेस से भी और एक पर्सन से भी। और वेस्टर्नाइजेशन एक कंट्री का भी हो सकता है, और मतलब किसी जगह का भी और पर्सन का भी। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा था, या ये पर्सन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो हम पर्सन और बेसिकली कंट्री दोनों यहाँ पे वर्ड यूज करके चल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अडॉप्ट कर रहे हो आइडिया और बिहेवियर, ठीक है, जो टिपिकली यूरोप या नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड थे, और रेदर देन कीपिंग योर ट्रेडिशनल ट्रेडिशन, योर कल्चर, आप अपने कल्चर वगैरह को थोड़ा सा स्टेक पे रख के आप वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब देखो वेस्टर्नाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमने संस्कृताइजेशन में देखा था, तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। वेस्टर्नाइजेशन विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट। अब मैं बात करूं, देखो वेस्टर्नाइजेशन के एग्जाम्पल देखिए आप। पहले तो कॉलोनियल के टाइम पे देखिए, आज का टाइम छोड़ दीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया छोड़िए, जब ब्रिटिशर राज कर रहे थे उस टाइम पे क्या था, बहुत सारी आइडियोलॉजी थी, फ्रीडम की बात थी। हम ब्रिटिशर्स के ही किस्से कहानी पढ़ के देख रहे थे कि फ्रीडम भी कोई चीज होती है, वहीं हम देख रहे थे कि ये हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज हमें समझ में आने लगी। टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी चीजें देखो, जैसे आज आप बहुत सारी टेक्निक यूज करते हो। प्रिंट मीडिया तो आ गया था, आपको पता है, न्यूज़पेपर वगैरह तो चल रहे थे। आफ्टर दैट रेडियो, टेलीविजन, ये सब चीजें आना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब थोड़ी थोड़ी वेस्टर्न। ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज की बात की जाए, फूड हैबिट, लाइक द फूड दे ईट, आज की डेट में बात करो तो खाने की बात करूँ, वेस्टर्नाइज कल्चर की बात करूँ, तो होता है ना, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो बड़े लोग कह देते हैं ये सब बाहर की चीजें खाते रहो, अपने बेसिक दाल रोटी सब्जी नहीं खाई जाती आप लोगों से। तो व्हाट इज दिस, बाहर की चीज मतलब क्या, बाहर की चीज मतलब एक तो बाहर से आई है, दैट इज ओके, वो वाला बाहर है ही, प्लस ये वेस्टर्नाइज कल्चर से इन्फ्लुएंस है। ये चीजें बाहर के कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये कंसेप्ट वेस्टर्नाइजेशन, और इसके कुछ कंसेप्ट में आप डाल सकते हो कि वेस्टर्नाइजेशन फूड की फॉर्म में होता है, लैंग्वेज की फॉर्म में होता है, क्लोथ्स की फॉर्म में होता है, थिंकिंग की फॉर्म में वेस्टर्नाइजेशन। अब आगे देखते हैं हम किस किस फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए, तो वेस्टर्नाइजेशन होता है आपके सोचने के तरीके के ऊपर और आपके रहन सहन को लेके। तो वे ऑफ थिंकिंग की मैं बात करूं तो देखो, माइनॉरिटीज सबसे पहले कांटेक्ट में आए। आपको पता है ना, माइनॉरिटीज को एक तो फ्रीडम नहीं मिल रही थी उतने ज्यादा, वो लोग सोसाइटी में स्टैंड नहीं कर रहे थे। तो ये लोग जब ब्रिटिशर के कांटेक्ट में आए तो ये इन चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल, अब ये कहाँ मिलेगा, ये आपकी बुक में बॉक्स का कंटेंट है जिनको मैंने यहाँ पे कवर करके चला है। तो आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आप साथ में बॉक्स भी रीड करके चलेंगे। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, इन्होंने एक लिबर्टी के ऊपर एस्से लिखा, और जब ये एस्से इंडियन कॉलेजेस में इंक्लूड किया गया, लोगों ने पढ़ा, तो इंडियंस को समझ में आया कि लिबर्टी और इक्वालिटी की कहानी क्या है, लिबर्टी और इक्वालिटी की कहानी क्या है, और यहाँ पे ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वे ऑफ लिविंग की बात की गई। वे ऑफ लिविंग की बात की जाए तो आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आपकी फूड हैबिट्स क्या है, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, इन सब से भी झलकता है प्रॉपर कि आप वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो कर रहे हो या आप वेस्टर्नाइज हैबिट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, देन वेस्टर्नाइजेशन 3 लेवल पे होता है। देखिए, 3 तरीके से हो सकता था ये, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब होता क्या है, कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। जैसे मैं ब्रिटिशर के ऑफिस में ही काम कर रही हूँ, तो मैं रेगुलरली उनकी हैबिट देख रही हूँ, रेगुलरली चीजें देख रही हूँ रोजाना। तो ऐसे लोग अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि दोज हु केम अंडर डायरेक्ट कांटेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर, एग्जांपल ऑफिसर वर्किंग विद देम, जो ऑफिसर्स उनके साथ काम कर रहे थे। उसके अलावा सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब जो डायरेक्टली ब्रिटिशर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, बट उन लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हैं जो ब्रिटिशर के साथ बहुत ज्यादा रह रहे हैं, या जो वेस्टर्नाइज कल्चर के साथ रेगुलरली बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से टच में है। जैसे कि जो ये ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिशर के साथ काम करते थे, उनकी फैमिली, अब इनकी सोच में, इनकी हैबिट्स में चेंज आएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये इनकी फैमिली पे भी उस चीज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। दोज हु कम इन कांटेक्ट विद द प्राइमरी लेवल, वो भी क्या होगा, अब देखिए, जिसकी फैमिली मॉडर्न है, पेरेंट्स अगर मॉडर्नाइज होंगे, मैं मॉडर्न वर्ड यहाँ पे ले रही हूँ, ऑल्दो मॉडर्नाइजेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, पेरेंट्स अगर मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, वो वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करते हैं, दे आर वियरिंग द वेस्टर्न क्लॉथ, दे आर कोऑपरेटिंग विद द वेस्टर्न कल्चर, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा, तो बच्चे के लिए तो वो चीज बहुत यूज्ड हो जाएगी ना।
तो बच्चे को तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी चीज़ों में। तो वही चीज़ है, तो फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ता था इन चीज़ों का। फिर बात करते हैं टर्शरी, जो ब्रिटिशर से बहुत दूर का नाता रखते थे। भैया दूर जैसे होता है ना, बहुत दूर की कहानी है, इनसे तो हमारी राम राम शाम शाम दूर की होती है। तो जो रूरल पीपल होते थे वो ब्रिटिशर से कांटेक्ट तो था नहीं उनका, ना डायरेक्टली मिलने आते थे, ना ब्रिटिशर को का रहन सहन बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं। इनके बीच में तो जमींदार होते थे, प्लस जमींदार के बाद भी और मिडलमैन्स हैं, वहां तक ब्रिटिशर की कहानी पहुंचती थी रूरल पीपल से। तो वो लोग जो बहुत डिस्टेंट हैं ब्रिटिशर से, जैसे कि रूरल पीपल। तो इस वे में वेस्टर्नाइजेशन हमें देखने को मिलता था। वही देखो, वेस्टर्नाइजेशन मैंने कहा लिमिटेड नहीं था एक चीज पे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कितनी सारी चीजों में वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। तो अब हम बात करें अगर वेस्टर्नाइजेशन आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके से था, तो देखिए कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ पे लिया गया जो वेस्टर्नाइजेशन को शो कर रहे थे अपनी आर्ट के थ्रू। रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये सब बुक में नाम मेंशन है, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये अपने आर्ट वर्क के थ्रू क्या कर रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन को शो कर रहे थे। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। रवि वर्मा जो एक आर्टिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर फैमिली को पेंट करा। मतलब अर्लियर क्या था, जॉइंट फैमिली कंसेप्ट था, कोई फैमिली का अगर विचारधारा भी आ रही है, थिंकिंग भी आ रहा है, तो पीपल विल पेंट अ जॉइंट फैमिली। बट फर्स्ट टाइम रवि वर्मा ने क्या करा, एक न्यूक्लियर फैमिली को पेंट करा, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम वेस्टर्नाइजेशन का समझ सकते हैं। प्लस ये क्या थी, एक मेट्रिलिनियल कम्युनिटी थी। अब मेट्रिलिनियल कम्युनिटी क्या होता है, जहाँ पे देखो मेट्री है तो मतलब वुमेन्स का सिस्टम होता है। वुमेन्स के यहाँ पे जब मेल जो होते हैं दे विल रिजाइड। अब 11th का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो पेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल, पेट्री लोकल, ये सब कहानी आपको याद होंगी। नहीं याद है अगर इन कंसेप्ट में अभी भी मतलब आपको दिक्कत है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ये सारे कंसेप्ट की ना, कि ये सब क्या होता है, पेट्रियार्की मैट्रियार्की, मैरिज में जो होता है, एंडोगैमी एक्सोगैमी, ये वर्ड अगर आगे भी फर्दर कुछ चैप्टर्स में यूज होंगे तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट और टर्म क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन एंड जनरेशन डिफरेंस। देखिए जनरेशन डिफरेंस, आपको पता है ना, जनरेशन गैप, ये हम लोग बहुत फैमिलियर हैं इन चीज़ों से। पेरेंट्स कहते हैं यही जनरेशन गैप है, बच्चे सुन ही नहीं रहे। दादा दादी कहते हैं आज के बच्चे तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अलग कमरे में पड़े रहते हैं। दे विल नॉट कम एंड टॉक, मतलब बात ही नहीं करते हैं आके, पूरे पूरे दिन हो जाता है। अब तो चलो सब घर में है, अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अब जो लोग घूमने फिरने दोस्तों के साथ निकलते थे, पार्टी करने निकल जाते थे, ट्यूशन स्कूल्स के बाद फिर अपना कमरा बंद किया, फ़ोन में लग गए, या जनरली फ़ोन में लगे हैं, तो वो चीज़ थी। तो वो जनरेशन गैप कहलाता है। लोग डिफरेंस महसूस करते हैं कि चीज़ों में डिफरेंस आ गया। आपके पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, दे विल फील कि एक जनरेशन गैप और डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ऑल दो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें, मौका मिला था अपनी पुरानी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का, और जो एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं थे एक घर में रह के भी, फैमिली मेंबर्स के बारे में, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या पसंद है, ब्रदर सिस्टर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पसंद है, किसको क्या चीज़ फेवरेट है, मतलब बहुत से लोग जानते भी होंगे, बट जो लोग नहीं जान रहे थे या बिल्कुल वेस्टर्नाइज कल्चर को अडॉप्ट करके बिल्कुल पर्सनल, ऑलरेडी आइसोलेटेड ही रहते थे, अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे, मैं कहूँ तो, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है अभी भी फिलहाल इन चीज़ों में इंगेज होने का, थोड़ा बहुत अपनों से अपनापन बढ़ाने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरेशन डिफरेंस की। तो ये क्लियर हो गया आपको जनरेशन गैप की बात। तो किस किस तरीके से जनरेशन गैप होता है, देखो सोचने का नजरिया। क्या 10 बजे तक बाहर रहना है, स्कूल क्या प्रॉब्लम है, 10 बजे तक बाहर ही तो खड़े हैं, ठीक है। अब दादी को प्रॉब्लम है, भैया इतनी लेट तक बाहर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 9-10 मतलब लड़की जा रही है, ट्यूशन जा रही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, इट इज़ ओके, ठीक है। जॉब करके आ रहे हैं, नाइट शिफ्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें ठीक है, पता है समय की डिमांड है, मौका ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं। बट वही दूसरे जने का पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके अलग हो सकता है। फूड की बात करें, भाई हम पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड लेके आ रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सब्जियां भी डायरेक्ट, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना, रेडी टू मेक फूड, लाओ और बना लो, ना घोलने की मेहनत ना कुछ। वहीं बड़े लोग बैठे देख रहे हैं कि भैया हमें अपने टाइम पे ये भी काटना पड़ता था, वो भी काटना पड़ता था, ये घोल के रखना पड़ता था। तो फूड हैबिट्स हैव चेंज। देखो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जल्दी काम हो रहा है, जो वर्किंग है उनके लिए आसान हो रही हैं चीज़ें। नेगेटिव भी है, हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही हैं, इतने स्टोर फूड आप खा रहे हो, पैक फूड खा रहे हो, तो वो हेल्दी नहीं है उतना ज़्यादा आपके लिए, प्लस फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की यहाँ पे अभी हम बात नहीं करेंगे। म्यूजिक, भजन कीर्तन सुन रहे हैं बड़े लोग, मतलब जो है आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, वहीं आपको पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक फुल वॉल्यूम में ब्लूटूथ स्पीकर चला के म्यूजिक सुनना है, तेजी से गाने सुनना है, तो डिफरेंस अराइज हेयर ऑल्सो। म्यूचुअलिज्म की बात करें, आपस में वो सब चाह रहे हैं सब लोग बैठे इकट्ठे खाना खा लें। आप कह रहे हो कि यार सेक के रख दो, हम खा लेंगे आराम से, अभी कोई टाइम है खाना खाने का, हम 11-12 बजे रात के खाना खाएंगे, हमें नहीं भूख लगी अभी। तो वो थोड़ा, आप वो सब बैठे बात कर रहे हैं, अगर बड़े लोग घर में, बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं अपने, या पे फादर जो है वो अपने फ़ोन में लगे हैं अपनी बिजनेस की बातों में, अपने,
तो मतलब काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म जो है, जनरेशन गैप है। देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बीच में भी गैप है, तो वो भी जनरेशन गैप है। फिर आपके पेरेंट्स से आप तक आया है, जनरेशन गैप है। आपसे शायद आपके सिबलिंग्स जो छोटे होंगे वो और भी ज़्यादा एडवांस होंगे चीज़ों को लेके। तो जनरेशन गैप, यही इसी कंसेप्ट को बेसिकली जनरेशन गैप कहते हैं। आप सब फील कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो ड्रेसिंग स्टाइल को लेके आई नो, ठीक है, कपड़ों को लेके बेसिकली चीज़ें, करियर और एजुकेशन को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आइडियोलॉजी जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन बदल सकती है। हम आज के टाइम में करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम पुरानी चीज़ों को मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी नाइट शिफ्ट का एग्जाम्पल लिया, तो नाउ गर्ल्स आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग द नाइट शिफ्ट। इफ मतलब पॉसिबल है, ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, और मेरी वर्क प्रोफाइल का यही काम है, तो फिर गर्ल्स आर नॉट मतलब टेकिंग बैक की नाइट शिफ्ट की वजह से वो लोग काम नहीं कर रही हैं। तो दिस इज अबाउट करियर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे भी जनरेशन गैप देखने को मिलता है। वही रविंद्रनाथ के कुछ वर्ड्स हैं, क्या वर्ड्स हैं, दिस इज योर टाइम, फॉर नाउ इज द बिगिनिंग ऑफ माइंड। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी आने वाली जो है बेसिकली जनरेशन, उसका टाइम है, और जो प्रीवियस जनरेशन हो चुकी है उसका समय अब क्या हो चुका है, खत्म। समय खत्म इन द सेंस कि क्या, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो पर्सपेक्टिव है वो आज के ज़माने में उतने ज़्यादा शायद नहीं चल सकते। ये उनके वर्ड के हिसाब से है। देखो यहाँ पे बात टीचिंग्स की नहीं हो रही है कि बड़े लोग जो टीचिंग्स देते हैं उनकी बात हो रही है, यहाँ पे बस कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन कैसे लिंक है। आपको ये दोनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुके हैं अब। तो देखो श्रीनिवास ने एम एन श्रीनिवास जी ने क्या बोला है कि लोअर कास्ट क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो संस्कृताइज हो जाए, कि वो अपर कास्ट के ट्रेड्स को फॉलो करें, उन्हें कॉपी करें। वही अपर कास्ट के लोग क्या चाहते थे कि वो वेस्टर्नाइज हो जाए। देखो हर कोई ग्रो करना चाहता है, हर कोई डेवलप करना चाहता है, लोअर से अपर जाना चाहते हैं। तो जिसको जो तरीका सूटेबल लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं ग्रो कर सकती हूँ यार, मैं इस जगह से कहीं और घर ले लूँ, अच्छा मेरे पास पुरानी सी कोई गाड़ी है, मैं नए मॉडल की बढ़िया जो गाड़ी आई है अभी वो ले लूँ महंगी सी। तो ग्रोथ के, डेवलपमेंट करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं सबके, ठीक है। तो ये चीज होती है, लोअर कास्ट चाहती थी संस्कृताइज होना, जिससे कि वो ग्रो कर सके सोसाइटी में, सोशल लेवल पे। वही जो अपर कास्ट के लोग थे ये चाहते थे ये वेस्टर्नाइज हो जाए। तो अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, इतने अलग अलग लोग, इतनी अलग अलग चीजें, तो मुश्किल था इंडिया जैसी जगह पे ये चीज, सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज हो पाना। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल यूज करें। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में यूज किया है थियाज। थियाज थी केरला की एक कास्ट कह सकते हो आप, ये अपर कास्ट नहीं थी, थियाज कास्ट थी। ये ट्राई कर रहे थे वेस्टर्नाइज होने के, जिससे कि क्या कर सके, ये एक कॉस्मोपॉलिटिशियन लाइफ ले सके और ये क्रिटिसाइज कर सके कास्ट को। मतलब देखो पढ़ लिख जाओगे, अच्छा अर्न कर लोगे, कितने एग्जाम्पल है आज की डेट में भी ना, कास्ट सिस्टम, बी आर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम चल रहा था, आज सब नेम जानते हैं बी आर अम्बेडकर जी का। और बहुत ऐसे और एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कास्ट वर्क नहीं करी, इफ पर्सन सक्सेस हो जाता है, चीजें अच्छी चल जाती है। देखो कई बार होता है जैसे पेरेंट्स है ना बोलते हैं, मतलब देखो आजकल नहीं कह रही हूँ मैं हर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आजकल तो चीजें काफी ठीक हो चुकी है कास्ट सिस्टम को लेके, बट स्टिल पेरेंट्स कहते हैं बात मत, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं उनसे बात मत करना, वो इस कास्ट के हैं पर्टिकुलरली, वो ये तो बात मत करना। वही अगर वही पर्सन फ्यूचर में जाके कुछ बन के बहुत अच्छा सेटल हो गया, कहीं बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठा है, अब जरूरत पड़ रही है, अब जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, अब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे भैया फोन लगा लो, उससे पूछ लो क्या है आजकल काम बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। तो बहुत सारी पर्सपेक्टिव होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई लोग एक सोर्स मान रहे थे कि पढ़ लिख के या प्रॉपर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे तो थिंग्स विल बी ओके फॉर अस। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो था ना, एजुकेशन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रही थी। देखो ये तो अभी मैं बोल ही रही थी, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन लिबरेटेड द माइंड ऑफ द पीपल। एक हद तक सब पे ये भी नहीं अप्लाई होता, एक्सेप्शन होते हैं, पढ़े लिखे भी मूर्ख मतलब देखने को मिल जाएंगे आपको, बट स्टिल जनरल क्या मान के चलते हैं, अगर एजुकेशन प्रॉपरली ली है तो हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड, एजुकेशन लिबरेट द माइंड ऑफ द पीपल। एजुकेशन लोगों का थोड़ा सा माइंड जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो लिबरेट कर देती है, थोड़ा सोचने की लिबरेशन देती है। तो वही नॉर्थ ईस्ट में नागा ट्राइब थी जो यूरोपियन से काफी क्लोज थे और ये मान के चलते थे कि एजुकेशन जो है वही इकलौता जरिया है आगे बढ़ने का। इससे क्या होगा, अपवर्ड मोबिलिटी होगी। अपवर्ड मोबिलिटी मतलब ये स्ट्रक्चर में थोड़े से ऊपर जा पाएंगे। कास्ट नहीं तो क्लास तो इंप्रूव कर लेंगे, और क्लास इंप्रूव हो गई ना तो अच्छे अच्छे कास्ट में जो ये लोग होंगे ना, इनसे अपर कास्ट के भी हैं और कुछ नहीं सेटल कर पा रहे, पैसा वैसा नहीं है, तो फिर अप्रोच करना ही पड़ेगा। तो ये चीज होती है, ये कंसेप्ट को लेके बेस चल रहे थे। वही मैं बात करूँ, देखो इंग्लिश जो थी, इंग्लिश एक डिफरेंट मतलब हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, आपको पता है कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश माना गया कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेते हो ना तो ये आपके लिए कॉमन लैंग्वेज बन सकती है, जिससे आप कम्युनिकेशन आसान हो सकती है। पीपल कैन कम्युनिकेट इजीली विद ईच अदर इंग्लिश से, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। उसके बाद देखो वेस्टर्नाइजेशन जो है ना वो अब बदल चुका है, चेंज हो चुका है, किसमें,
अमेरिकनाइजेशन में। क्या मतलब है इसका? छोटा सा देखो, बुक में भी लिखा है, एग्जाम्पल मैं आपको देके बताऊं। पहले वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की बेसिकली जब हम बात करते थे ना, तो हम पे किसने रूल करा था? ब्रिटेन ने। तो हम ब्रिटेन के कल्चर से इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे कि हम वहां से इन्फ्लुएंस थे, ये वो ये। बट नाउ एग्जाम्पल देखे गए कि हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका के कल्चर से, अमेरिका के ट्रेड से, अमेरिका की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने लगी। ठीक है, क्या क्या होने लगी? जब डेट सिस्टम दैट वी फॉलो, द लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश भी आपको पता है ना, यूके की इंग्लिश, यूएसए की इंग्लिश की होती है। तो डेट वी फॉलो, द लैंग्वेज वी फॉलो, जनरली इसमें अमेरिकन टच देखने को मिलने लगा। हमारी बहुत सारी चीजों में अमेरिकनाइजेशन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू से दैट वेस्टर्नाइजेशन विल टर्न इनटू अमेरिकनाइजेशन नाउ, तो आपको पता है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका बन गया एक सुपर पावर। इफ अगर आप लोगों के पास पॉलिटी है, कोल्ड वॉर आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं उस बुक में, तो 1, 2 एंड 3 चैप्टर कोल्ड वॉर, यूएसए यूएसएसआर की प्रॉब्लम, सेकेंड चैप्टर यूएसएसआर अलग अलग इंटीग्रेट, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग अलग टुकड़ों में टूटा। थर्ड चैप्टर यूएसए विल बिकम द सिंगल सुपर पावर। तो आपको पता है यूएसए कैसे सुपर पावर बना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यूएसए का एक दबदबा था, तो नाउ जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग पीपल को ही हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अब नाउ यूएसए को फॉलो करने लगे थे लोग। अगर पॉलिटी में पढ़ा है तो और अच्छे से ये सब कहानी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पे वेस्टर्नाइजेशन अब किस में चेंज हो गया था? अमेरिकनाइजेशन में। अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन गिव एग्जांपल एंड यू कैन गिव दिस कंटेक्स्ट आल्सो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, जो अमेरिका की पावर थी, वो स्ट्रांग हो रही थी और वो सोलो सुपर पावर बनने की कैटेगरी में आ चुका था। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने वेस्टर्नाइजेशन को डिटेल में देख लिया है एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन द मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। अभी भी अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेके कुछ भी, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगली क्लास में हम लोग मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।